अभिवादन। निवेश की दुनिया अक्सर थोड़ी जटिल और डरावनी सी लगती है ना? हाँ बिल्कुल। कई लोगों को लगता है कि भाई बाजार में पैसा लगाने के लिए कोई फैंसी फाइनेंस डिग्री चाहिए। हाँ, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये एक आम धारणा है, पर जरूरी नहीं कि सच हो। आज हमारे पास कुछ ऐसी बहुत प्रभावशाली किताबों के बारे में जानकारी है जिन्होंने अनगिनत आम लोगों को, मतलब हम जैसे लोगों को, निवेश की कला और विज्ञान सिखाया है। सही। इन स्रोतों का मकसद है कि इन किताबों के जो सबसे जरूरी सबक हैं उनको निकाला जाए, ओके। ताकि कोई भी, चाहे वो अभी शुरुआत कर रहा हो या अपने ज्ञान को और गहरा करना चाहता हो, एक बेहतर निवेशक बन सके। हाँ बिल्कुल। चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सफर होने वाला है। देखिए, इन किताबों की खूबसूरती ये है कि ये निवेश के अलग अलग दर्शनों को सामने रखती हैं। अलग अलग कैसे? मतलब कोई कहता है सस्ती चीजें खरीदो, कोई कहता है बेहतरीन चीजें खरीदो, अच्छा। कोई कहता है अरे बस पूरे बाजार को ही खरीद लो। लेकिन इन सब के बीच कुछ गहरे सबक छिपे हैं। हम्म। और वो सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, वो हमारी सोच, हमारे धैर्य और हमारे व्यवहार के बारे में ज्यादा हैं। तो शुरुआत करते हैं उस किताब से जिसे कई लोग निवेश की दुनिया की आधारशिला मानते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे अक्सर निवेश की बाइबल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? मतलब इसमें सबसे खास बात क्या है? देखिए, ग्राहम, जिन्हें वॉरेन बफे भी अपना गुरु मानते थे, उन्होंने उन्होंने मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत दिया। वैल्यू इन्वेस्टिंग? हाँ, इसका सार बहुत सीधा है। कंपनियों को उनकी असल कीमत से, मतलब कम दाम पर खरीदो जब वो अंडरवैल्यूड हों। अच्छा। ग्राहम का मानना था कि शेयर बाजार ना शॉर्ट टर्म में बहुत भावनाओं से चलता है, कभी एकदम आशावादी, कभी बिल्कुल निराशावादी। हाँ, ये तो दिखता है। इसी को उन्होंने मिस्टर मार्केट के एक रूपक से समझाया। सोचिए, एक कारोबारी साथी है जो रोज आपके पास आता है और आपको अलग अलग भाव पर शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी बहुत खुश होकर ऊंचा भाव लगाता है, कभी डरा हुआ होता है तो सस्ते में बेचने को तैयार। तो इंटेलिजेंट निवेशक जो है, वो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का शिकार नहीं बनता। वो उसका फायदा उठाता है। यानी जब मिस्टर मार्केट डरावा हो और सस्ते में बेचने को तैयार हो, बिल्कुल, तब खरीद लो। बिल्कुल। लेकिन ये असल कीमत, या जिसे आप आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहे हैं, ये पता कैसे चलती है? क्या ये सिर्फ सस्ता खरीदना है, मतलब कोई भी सस्ता शेयर? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, बल्कि गुणवत्ता को वाजिब दाम पर खरीदना है। अच्छा, गुणवत्ता भी? हाँ, आंतरिक मूल्य आंकने के लिए कंपनी के मुनाफे, उसकी संपत्ति, उसकी कमाई कितनी स्थिर है, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इन सब का विश्लेषण करना होता है। काफी काम है। हाँ, फिर उस आंतरिक मूल्य की तुलना मौजूदा बाजार भाव से की जाती है। और यहीं पर ग्राहम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है। कौन सा? सुरक्षा का मार्जिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है शेयर को उसके आंके गए आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदना। मान लीजिए आपने आकलन किया कि शेयर की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, तो आप उसे 60 या 70 पर खरीदने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बफर रखना। बिल्कुल। ये मार्जिन आपको विश्लेषण में हुई गलतियों या कोई अचानक आई बुरी खबर से बचाता है। एक तरह का कुशन है ये। इसमें धैर्य की बहुत जरूरत होती है। हो सकता है सही मौका मिलने में महीनों लग जाएं या साल भी। तो ग्राहम का फोकस था मौजूदा मूल्य और सुरक्षा पर। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनियों की तलाश में हो जिनमें भविष्य में जबरदस्त बढ़ोतरी की क्षमता हो, ग्रोथ की, यहीं पे शायद फिलिप फिशर की सोच काम आती है, उनकी किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के साथ। बिल्कुल सही। फिशर ग्रोथ इन्वेस्टिंग के हिमायती थे। वो मानते थे कि कुछ गिनी चुनी असाधारण कंपनियों को ढूंढकर उनमें लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक निवेशित रहने से कई ज्यादा बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। असाधारण कंपनियां? हाँ, उनका ध्यान सिर्फ आज की कीमत पर नहीं था, बल्कि भविष्य की अपार संभावनाओं पर था। और इसके लिए वो सिर्फ वित्तीय आंकड़ों से आगे जाने पर जोर देते थे। आंकड़ों से आगे मतलब किस तरह की जानकारी? ये तो थोड़ी जासूसी जैसा नहीं लग रहा? हाँ, कुछ हद तक ये जासूसी जैसा ही है। क्या ये आम निवेशक के लिए संभव है? फिशर ने इसे स्कटलबट या क्या कहते हैं, गपशप विधि कहा। गपशप विधि? हाँ, इसका मतलब है कंपनी के ग्राहकों से बात करना, उसके प्रतिद्वंदियों से, पूर्व कर्मचारियों से, सप्लायर से, सबसे बात करके कंपनी के बारे में जमीनी हकीकत पता करना। अच्छा, अंदर की बात जानना। बिल्कुल। क्या कंपनी का मैनेजमेंट वाकई काबिल है?
क्या वो लगातार नई खोज मतलब इनोवेशन कर रही है? क्या उसके उत्पाद ग्राहकों को सच में पसंद आ रहे हैं? क्या उसकी सेल्स टीम प्रभावी है? फिशर ने ऐसे 15 पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट दी थी। ये दिखाता है कि असली टिकाऊ ग्रोथ सिर्फ अच्छे नंबरों से नहीं आती, वो कंपनी के अंदरूनी गुणों और उसकी संस्कृति से आती है। मुश्किल तो लगता है ये। है जरूर, पर नामुमकिन नहीं। थोड़ी मेहनत ज्यादा है। ये दिलचस्प है कि ग्राहम और फिशर दोनों ही गहन विश्लेषण पर जोर दे रहे हैं। तरीके भले ही अलग हों, हाँ, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो जो आम निवेशक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा आसानी से जोड़ सके? पीटर लिंच ने अपनी किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में कुछ ऐसा ही सुझाया था, है ना? हाँ। पीटर लिंच का नजरिया बहुत बहुत जमीनी और मुझे लगता है सशक्त करने वाला है। वो खुद एक बेहद सफल फंड मैनेजर थे, लेकिन उनका मानना था कि आम निवेशक के पास एक ऐसा फायदा है जो वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों के पास शायद नहीं है। क्या फायदा? उनकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव। लिंच की सलाह थी, उसमें निवेश करें जिससे आप जानते हैं। हाँ। मतलब अगर आप देखते हैं कि कोई नया स्टोर खुला है और वो हमेशा खचाखच भरा रहता है, या बच्चे किसी खास खिलौने के पीछे पागल हैं, या आपके दफ्तर में हर कोई खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सब संभावित निवेश के मौके हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट को पता चले उससे पहले आपको पता चल सकता है। अच्छा, मतलब अपने शॉपिंग लिस्ट या रोज के मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस, उनको निवेश के आइडिया में बदलना। हाँ, कुछ वैसा ही। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या इसमें इसमें ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा नहीं? सिर्फ किसी चीज को पसंद करना या इस्तेमाल करना ही तो काफी नहीं हो सकता ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही। लिंच ये कभी नहीं कहते कि बस पसंद आ गया तो पैसा लगा दो। हाँ। वो इसे सिर्फ एक शुरुआती बिंदु मानते हैं, एक किनारा जैसा वो कहते हैं। अगर आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ देखा है, तो अब आपको असली काम शुरू होता है। मतलब रिसर्च। हाँ, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें। क्या वो मुनाफे में है? उस पर कर्ज ज्यादा तो नहीं? क्या उसकी ग्रोथ की गुंजाइश है? उसका शेयर कहीं बहुत महंगा तो नहीं? लिंच ने कंपनियों को अलग अलग श्रेणियों में भी बांटा था, जैसे धीमी गति से बढ़ने वाली स्लो ग्रोअर्स, दिग्गज कंपनियां स्टॉलवर्ड्स, तेज गति से बढ़ने वाली फास्ट ग्रोअर्स, चक्रीय साइक्लिकल्स, वापसी करने वाली टर्न अराउंड्स। अच्छा, कई तरह के। हाँ, और हर श्रेणी के लिए उन्होंने अलग रणनीति सुझाई थी। तो अवलोकन पहला कदम है, लेकिन विश्लेषण और अनुशासन उसके बाद आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यू, ग्रोथ और व्यक्तिगत अवलोकन की बात की, लेकिन इन सब रणनीतियों से भी पहले एक बुनियादी चीज आती है, पैसों को लेकर हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया। बिल्कुल। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसी पर चोट करती है, भले वो सीधे स्टॉक मार्केट पर केंद्रित न हो। निश्चित रूप से रिच डैड पुअर डैड ने तो लाखों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल दिया। ये किताब सीधे तौर पर ये नहीं बताती कि निवेश कैसे करें, बल्कि इस पर फोकस करती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। सोचते कैसे हैं? हाँ, जो कि गरीब या मध्यम वर्ग से काफी अलग होता है। कियोसाकी का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि अमीर लोग संपत्ति, एसेट्स बनाने और खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति यानी एसेट्स। हाँ, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालें, जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक हो गए, कोई बिजनेस हो गया। जबकि बाकी लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब से पैसा निकालें, जैसे बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, जरूरत से बड़ा घर। ये तो काफी बुनियादी लगता है, फिर भी बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। ये सिर्फ निवेश के क्या के बारे में नहीं, बल्कि क्यों के बारे में ज्यादा है, कि आय के स्रोत कैसे बनाए जाए। बिल्कुल। कियोसाकी, जिसे चूहा दौड़ कहते हैं, उससे बाहर निकलने की बात करते हैं। मतलब वो चक्कर कि नौकरी करो, बिल भरो और फिर और मेहनत करो ताकि और खर्च कर सको। हाँ, वो तो है। वो वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी पर बहुत जोर देते हैं। ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है और फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। अच्छा। ना कि जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहना। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, उपभोक्ता से निवेशक और उद्यमी बनने का। ठीक है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने सही माइंडसेट अपना लिया और निवेश करने का फैसला किया। अब सवाल उठता है, क्या शेयरों को चुनना, चाहे वो वैल्यू हो या ग्रोथ, वाकई संभव है, या ये सब किस्मत का खेल है? बर्टन मल्कील ने ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट में कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला दावा किया था ना। हाँ, मैल्किल की किताब एकेडमिक जगत में, मतलब एकेडमिक्स में, बहुत प्रभावशाली रही है और इसने आम निवेशकों के सोचने के तरीके को भी काफी बदला है। क्या कहते हैं वो कुशल बाजार परिकल्पना, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बड़े समर्थक हैं। उनका तर्क है कि किसी भी समय स्टॉक की कीमतें उस स्टॉक के बारे में उपलब्ध सारी जानकारी
पब्लिक और प्राइवेट दोनों को दर्शाती हैं, मतलब कीमत सही है। सारी जानकारी। हाँ, इसलिए लगातार ऐसे स्टॉक ढूंढना जो गलत कीमत पर मिल रहे हों, मिसप्राइस्ड, वो लगभग असंभव है। असंभव। लगभग। उनका मजाकिया अंदाज में कहना था कि अगर आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंदर स्टॉक चार्ट पर डार्ट फेंके तो उसका पोर्टफोलियो भी शायद विशेषज्ञों के पोर्टफोलियो जितना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। अरे तो अगर बाजार इतना कुशल है और स्टॉक चुनना लगभग व्यर्थ है, तो एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैलकील का समाधान बहुत व्यावहारिक है। वो कहते हैं कि चूंकि बाजार को लगातार मात देना बहुत मुश्किल और महंगा भी है। महंगा क्यों? अरे, रिसर्च की लागत, बार बार खरीदने बेचने की लागत। हाँ, सही। तो ज्यादातर निवेशकों के लिए सबसे अच्छी रणनीति है कम लागत वाले इंडेक्स फंड खरीदना। इंडेक्स फंड्स। हाँ, ये फंड किसी एक स्टॉक को चुनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पूरे बाजार की नकल करते हैं। जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30। अच्छा। पूरे बाजार को खरीद लिया एक तरह से। हाँ, इससे आपको बाजार का औसत रिटर्न मिल जाता है, और ये अक्सर ज्यादातर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों से बेहतर होता है, खासकर जब आप उनकी ऊंची फीस को ध्यान में रखें। इसके साथ ही विविधीकरण, मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना, और नियमित निवेश जैसे SIP, ये महत्वपूर्ण है। और इसी इंडेक्स फंड के विचार को जॉन सी बोगल ने ना सिर्फ माना, बल्कि उस पर वैनगार्ड जैसी एक विशाल कंपनी खड़ी कर दी। बिल्कुल। उनकी द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग इसी फलसफे को और पुख्ता करती है। जॉन बोगल को तो पैसिव इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड का पितामह माना जाता है। जी जी। उनका पूरा करियर, उनकी पूरी जिंदगी इसी मिशन पर केंद्रित थी कि आम निवेशकों के लिए निवेश को सरल, सस्ता और पारदर्शी कैसे बनाया जाए। सरल, सस्ता, पारदर्शी। हाँ, उनका मूल मंत्र था, निवेश में आपको वो मिलता है जिसके लिए आप भुगतान नहीं करते हैं। भुगतान नहीं करते मतलब? उनका मतलब था कि फंड मैनेजर की फीस, ब्रोकर का कमीशन, बार बार खरीदने बेचने की लागत, ये सब धीरे धीरे आपके रिटर्न को खा जाते हैं, चुपके से। अच्छा। तो बोगल का समाधान, बेहद कम लागत वाले इंडेक्स फंड खरीदो और उन्हें हमेशा के लिए रखो या बहुत लंबे समय के लिए। इसे कहते हैं रास्ते पर बने रहो। स्टे द कोर्स। रास्ते पर बने रहो सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन जब बाजार बुरी तरह गिर रहा हो, मान लीजिए 30-40% नीचे चला गया, चारों तरफ डर का माहौल हो, तब अपनी योजना पर टिके रहना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। बोगल इस भावनात्मक पहलू को कैसे देखते थे? बोगल इस मानवीय पहलू को बखूबी समझते थे। उनका स्टे द कोर्स का मतलब सिर्फ आंख मूंद कर बैठे रहना नहीं था, बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना था। वो जानते थे कि डर और लालच निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी इसी पर आधारित थी कि एक सरल, अनुशासित, कम लागत वाली रणनीति को लंबे समय तक फॉलो करना किसी भी जटिल और महंगी रणनीति से लगभग हमेशा बेहतर परिणाम देगा। यह धैर्य का खेल है, अनुशासन का खेल है, और लागत के प्रति जागरूक रहने का खेल है। धीमी और स्थिर चाल ही रेस जिताती है। और ये हमें हमारी आखिरी किताब पर लाता है, जो शायद सबसे जरूरी सबक सिखाती है। हाँ, मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी। यहाँ रणनीति या आंकड़ों से ज्यादा जोर इंसान के व्यवहार पर है। क्या ये सच है कि निवेश 80% मनोविज्ञान और सिर्फ 20% ज्ञान है? असल में हाउसल का यही मुख्य तर्क है, और ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। कैसे? ये किताब दिलचस्प कहानियों और उदाहरणों से बताती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना अजीब है, कितना भावनात्मक है, और अक्सर कितना अतार्किक होता है। अतार्किक? हाँ, देखिए, आप फाइनेंस में PhD हो सकते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप बाजार गिरने पर घबराकर सब कुछ बेच देते हैं या रातों रात अमीर बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा जोखिम ले लेते हैं, तो आपका सारा ज्ञान बेकार है। सही बात है। हाउसल कहते हैं कि वित्तीय सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और इस बात पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, ये असली महाशक्तियां हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे व्यवहार ज्ञान पर भारी पड़ सकता है? कोई आम गलती? जरूर। एक बहुत आम व्यवहार है नुकसान से बचाव। लॉस अवर्जन। हाँ, मतलब हमें नुकसान से जितना दुख होता है, उतना शायद बराबर के मुनाफे से खुशी भी नहीं होती। अच्छा। इस वजह से लोग अक्सर गिरते बाजार में अच्छी कंपनियों के शेयर भी डर के मारे बेच देते हैं, जबकि लंबे समय में उन्हें रखना फायदेमंद होता।
या फिर हर्ड मेंटालिटी, भीड़ चाल। हाँ, वो तो है। जब सब खरीद रहे होते हैं तो हम भी खरीदने लगते हैं, चाहे कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। और जब सब बेच रहे होते हैं तो हम भी बेचने लगते हैं, चाहे कितनी भी कम कीमत क्यों ना हो। हाउसल जोर देते हैं कि धैर्य रखना, अपनी लालच और डर को काबू में रखना, और ये समझना कि हर किसी की वित्तीय स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। यही सफल निवेश की कुंजियां। ये स्प्रेडशीट से ज्यादा आत्मजागरूकता का खेल है। तो आज हमने निवेश के दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली किताबों के जरूरी विचारों को समझा, ग्राहम के मूल्य और सुरक्षा से लेकर फिशर की ग्रोथ की तलाश तक। हाँ, और लिंच के रोजमर्रा के अवलोकन से लेकर कियोसाकी के माइंडसेट शिफ्ट तक। और फिर मैलकील और बोगल के सरल इंडेक्स फंड के तर्क से लेकर हाउसल के व्यवहार पर जोर तक। हर किताब एक अलग रास्ता दिखाते हैं, एक अलग नजरिया। हाँ, और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने अलग अलग रास्ते सुझाने के बावजूद ये सभी किताबें कहीं ना कहीं कुछ बुनियादी मानवीय गुणों पर आकर मिलती हैं। किन गुणों पर? अनुशासन, धैर्य, लंबी अवधि की सोच और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना। आप चाहे वैल्यू निवेशक हों या ग्रोथ या पैसिव, अगर आप डर या लालच में बह जाते हैं तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। तो सार यही है कि किसी एक किताब को चुनकर शुरुआत करना ही काफी हो सकता है। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ जल्दी पैसा कमाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे लगातार संपत्ति बनाना और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना है। सही कहा। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या हमारी वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कौन सी सही रणनीति चुनी, या इस बात पर कि हम अपनी चुनी हुई रणनीति पर मुश्किल समय में भी कितने अनुशासित रह पाते हैं? गहरा सवाल है। शायद हमारा व्यवहार किसी भी अकेली किताब या अकेली रणनीति से ज्यादा हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देता है।